हो सर। हा सिद्धू. हा हा. नाही नाही, हे वेगळे आहेत म्हटलं. इथं फक्त चालू व्यवस्थित कनेक्ट करून चालू करून घ्यायचं आणि उद्या त्यांची भेट करून द्यायची. ठीक आहे. आता मी अर्धा पाऊण तास लाईव्ह सेशन मध्ये. नाही नाही, द्यायचं. आणि उद्याकांचं भेट करून द्यायची आणि मी आता अर्धा पाऊण तास लाईव्ह सेशन मध्ये म्हटलं. माझा फोन रिचेबल नसणार आहे. ठीक आहे ना? ओके. हो. Only 78. Mother, sister, auntie, grandmother. आज मैं आपको ओवीडी के विषय में जानकारी दूँ। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि ओवीडी इसका क्या मतलब है? हर महामारी के दौरान एक अंडा बनने के लिए बहुत सारे अंडों की रेस होती है। उनमें से एक मॉलिक्यूल का चयन होता है, सिलेक्शन होता है। जी सर. हेलो. हेलो. हाँ सर. सर लाइव हमारा स्टार्ट हो गया है. आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए. ठीक है. तो 3 मिनट शुरू करूं? हाँ हाँ, शुरू कीजिए. 3 मिनट हमारा मतलब पास हो गया. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. Myself, Dr. Swapnil Mane, a gynec oncosurgeon, working at Saidham Hospital, Rahuri, a cancer charitable hospital. So, I extend my great thanks to the Cancer Aid and Research Foundation for their valuable support and for their valuable opportunity for me to present this ovarian cancer. So, आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करेंगे, जो अंडाशय का कैंसर है, जिसका प्रमाण इंडिया में 1:78 है. ये जो फीमेल ऑर्गन है गोनैड्स, ओवरी, लगभग इसका साइज होता है 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर,
ये आलमंड शेप का होता है, और जो हमारी गर्भधानी होती है उसके साइड में ये जो ऑर्गन होता है। तो अंदर का ऑर्गन है ये, जो जो निसंतान लोग हैं, और इन लोगों में ज्यादा प्रमाण इसका पाया जाता है। 2 अंडकोश रहते हैं लेडीज में, तो हमारे यहाँ 78 लोगों में एक ऐसा प्रोपोर्शन इसका पाया जाता है। लगभग 20 से लेकर 30,000 तक डेथ एनुअली इस कैंसर से होती है। हम ओरियन कैंसर के बारे में बात करेंगे, जो अंडाशय का कैंसर है। इसमें 3 टाइप से कैंसर होते हैं, इपिथेलियल, जर्म सेल्स एंड स्टोमल ट्यूमर। उसमें से इपिथेलियल सेल्स ज़्यादा कॉमन है, नियर अबाउट 50-60% कैंसर्स ये इपिथेलियल सेल्स के होते हैं, और जर्म सेल ट्यूमर लगभग 15 से लेकर 20% ये कॉमन है। देन इपिथेलियल में जो कैंसर कॉमन है, इपिथेलियल कैंसर के बारे में या जो ओवरऑल अंडाशय के कैंसर के बारे में इसके कारण क्या क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। कि कारण में इसके जिन लेडीज या स्त्रियों का उम्र 45-50 से ऊपर है, जो निसंतान है, जिनको बहुत सारे कारण है इसके कारण बच्चा नहीं रुक रहा। तीसरी चीज, उनके फैमिलीज में, मदर्स में, आंट में, ग्रैंड मदर में, सिस्टर्स में अगर गर्भाशय, अंडाशय या स्तन कैंसर अगर पाया जाता है तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क है कि वो कैंसर डेवलप हो सकते हैं, उनका हाई रिस्क ग्रुप में आ जाता है, तो उनको पीरियोडिकल चेकअप करना बहुत जरूरी रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ दवाई ले रहे हैं, श्रीविष फूटने की दवा, जो वंध्यत्व का ट्रीटमेंट रहता है, निसंतान लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर कुछ आप दवा ले रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको ओबेसिटी है, आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है, या आपका वेट लगभग 75-80 के ऊपर है, इन लोगों में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंसर की लागत हो सकती है। और जो विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टेशन ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों में भी इसका ज़्यादा प्रोपोर्शन पाया जाता है। ये जो जर्म सेल ट्यूमर है, ये 2% ओरियन ट्यूमर के आ जाते हैं। आउट ऑफ 10 पेशेंट 9 विल सर्वाइव फॉर द 5 years। उसमें टेराटोमा, डिजर्नोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स आते हैं। तो इसका चयन करने के लिए इसके जो लक्षण है, जनरली पूरे ओरियन कैंसर के लक्षण में पेशेंट को पेट में फूला जैसा लगता है, उसको हाइपर एसिडिटी, बार बार पेट फूलना, स्टमक एक, या ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हमेशा चालू रहते हैं। दूसरी चीज जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सिम्टम ओरी कैंसर में भी आते हैं, ये सिम्टम एब्डोमिनल ट्यूमर में भी आते हैं, लेकिन आप उनको डॉक्टर के पास जाके चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, पेशेंट को बैकएक रहता है। तीसरा, पेशेंट को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। चौथा, कंटिन्यूस उनको नोजिया फील होता है, उल्टी जैसा हमेशा फील होता है। तो ये कॉमन सिम्टम ओरी कैंसर के हैं, लेकिन अगर ये लक्षण पाए जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको कैंसर ही है, लेकिन ये कंफर्टेबल है, आपको डॉक्टर के पास जांच करना जरूरी है। जब आप लक्षण लेके जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, और एक टेस्ट रहती है CA-125 नामक एक टेस्ट है। ये 2 टेस्ट से हमें बहुत सारी ओरियन कैंसर रूल आउट हो सकता है। जैसे हाथ में अगर कुछ छोटा सा गांठ है तो हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर के पास चेकअप करें, और दिखता है, लेकिन ये ओवरी, अंडाशय अंदर का ऑर्गन है, पेट के अंदर का ऑर्गन है, तो दिखना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए ये चीजें आइडेंटिफाई करना, सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेशेंट भी थोड़ा विजिलेंस रहे ये लक्षणों के बारे में। ये स्टोमल ट्यूमर से 1% ओरियन के कैंसर में पाए जाते हैं, उसके लक्षण भी सेम रहते हैं। एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग हो जाता है पेशेंट को, एब्डोमिनल वाजिनल ब्लीडिंग वगैरह हो जाता है, ये रहता है। ठीक है, उनको पेल्विस में पेन रहता है, बाद में साइड में पेन रहता है, बैक पेन रहता है, हार्ट बर्न हमेशा की कंप्लेंट रहती है। पेशेंट को आप हमेशा जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जो गुर्दों के स्पेशलिस्ट है, उनके पास हमेशा जाते हैं, और ये रहता है। ठीक है, उनको
और एक कैंसर का जनरल सिम्टम है वेट लॉस। लोगों को वेट लॉस हो जाता है, लोगों को घबराहट होती है, और एडवांस कैंसर स्टेज में उनको थकावट हमेशा महसूस होती है, खाना कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स लोगों को पेन होता है, बार बार पेशाब को जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें लोगों को हो सकती है। तो इसमें से कौन सा भी लक्षण पेशेंट को है तो डॉक्टर कैंसर सर्जन के पास जाके चेकअप करवाना जरूरी है। हो सकता है नहीं हो सकता बात की बात, लेकिन आप उनको चेकअप करना खूब बहुत जरूरी है। जो कारण जो अंडाशय का कैंसर है, स्त्री बीजाणु का कैंसर है, उसमें से हम कुछ कारण देखेंगे। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, उसमें गर्भाशय कैंसर, स्तन कैंसर, अंडाशय कैंसर, आंतड़े का कैंसर, हम उसको लिंच 2 सिंड्रोम बोलते हैं, या BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन बोलते हैं। तो जिन लोगों में, मैंने कहा फिर से रिपीट करता हूँ, आंट्स, ग्रैंडमदर, सिस्टर, तो जिन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, उनके जो सगे वाले हैं फर्स्ट डिग्री, जो क्लोज सगे वाले हैं, उनमें अगर कैंसर है तो उनको जांच कराना बहुत जरूरी है। उनको बार बार डॉक्टर के पास ईयरली जांच करना ओवरियन कैंसर के लिए बहुत जरूरी है। मतलब आपके जो सिस्टर्स है, कजिन सिस्टर है, देन मदर है, ग्रैंड मदर है, आंट है, इनमें से अगर गर्भाशय दैट इज एंडोमेट्रियल कैंसर, देन आंतड़े का कैंसर, देन स्तन का कैंसर और ओवरी कैंसर, ये 4 में से कौन से भी कैंसर पाए जाते हैं तो उनको अंडाशय कैंसर के लिए बार बार जांच करना बहुत जरूरी है। उम्र, इनके कारण में उम्र, अगर आपका उम्र 40-45 के बाद है उम्र है तो उनको कैंसर का जांच वारंवार करना बहुत जरूरी है। देन जिन लोगों में जो निसंतान है, उन्होंने बार बार ड्रग्स लिए, जो ओवुलेशन इंडक्शन हम लोग बोलते हैं, अगर ड्रग्स देते हैं तो उनका इंडक्शन हो जाता है, ओवुलेशन इंडक्शन हो जाता है, सिरविच फूटने की दवाई है, वो लोग जो बार बार लेते हैं, बार बार ट्रीटमेंट लेते हैं ओवुलेशन स्टिमुलेशन का, उन लोगों में भी कैंसर के रिस्क जाता है। जिन लोगों में मेंस्ट्रुएशन जल्दी चालू हो जाता है, और जो मेनोपॉज जनरली इंडियन लेडीज में 45 तक होना चाहिए, जो होता नहीं वो लेट चालू होता है, उन लोगों में कैंसर की जोखिमदारी ज़्यादा है। और बहुत सारे कारणों से लोग स्त्री चिकित्सक के पास जाके, अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, हार्मोन्स की दवाई बार बार खा रहे हैं, आपका वजन, मैंने कहा BMI 30 के ऊपर है, वजन आपका 75-80 लगभग ज़्यादा है, आपके हाइट के हिसाब से वजन ज़्यादा है, उन लोगों में भी केयरफुल रहना बहुत जरूरी। एक एंडोमेट्रियोसिस नाम का बीमारी रहता है स्त्री लेडीज में। एंडोमेट्रियोसिस के कारण किसी को बच्चा नहीं होता, पेट में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को पता है। ये एंडोमेट्रियोसिस भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है ओवरी कैंसर के लिए। और मैंने कहा जेनेटिक सिंड्रोम्स में जो फैमिलियल पाया जाता है, लगभग लिंच 1 सिंड्रोम, लिंच 2 सिंड्रोम, और BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन जो है फैमिलीज में रन होता है, बहुत सारी फैमिलीज में होता है, उनको विजिलेंट रहना चाहिए। ये अंडाशय के कैंसर में उनको बार बार डॉक्टर के पास जाकर चेक करना है। कॉर्डन डिसीज एक डिसीज है, वहाँ पे बहुत दुर्मिल बीमारी है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, उन लोगों को भी ओवरियन कैंसर के बारे में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जी, कौन से भी कैंसर होने के कारण है जो हमारी मांसपेशियां रहती है, उसमें से अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो जाती है। जनरली हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक सेल होती है, तो 1 से 4 सेल होने में जब 4 हफ्ते का टाइम रहता है मल्टीप्लिकेशन में। 1 से 2 सेल, 2 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, तो 4 हफ्ते का टाइम रहता है। लेकिन कुछ कारणों से ये जो सेल ग्रोथ है जनरली फास्ट हो जाती है। 1 के 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, एकदम फास्ट सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। दिस सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। तो ये अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ अब जब बढ़ जाती है, जब वो मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पे गांठ तैयार होती है, और दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ट्यूमर। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल ट्यूमर दैट इज बिनाइन ट्यूमर, एक कैंसरस ट्यूमर दैट इज कैंसर। ऐसे 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, समझ गए आप लोग। देयर इज अ अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर 2 प्रकार के, सिंपल ट्यूमर एंड कैंसरस ट्यूमर। सिंपल ट्यूमर की स्पेशलिटी ये है कि सिंपल ट्यूमर डजंट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
अगर आपको आपने देखा होगा चर्बी की गांठें बहुत सारे लोगों को होती है, सादी गांठें होती है, अंडाशय को भी सिंपल सिस्ट रहते हैं, वॉरेन सिस्ट रहते हैं। तो ये गांठ क्या होता है, उस एरिया तक सीमित रहती, वो दूसरी जगह जाती नहीं, वो स्प्रेड होती नहीं, वो ट्रांसफर होती नहीं। दैट इज कॉल्ड सिंपल ट्यूमर। हमने सिंपल ट्यूमर उस जगह का निकाल लिया, दैट इज बेटर, पूरा ठीक हो जाता है और पेशेंट को लाइफ लाइन फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। अगर कैंसर है तो कैंसर ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है। ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, वेनस सिस्टम, ये 3-4 माध्यम है लोकल स्प्रेड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है। और ये स्प्रेड, समझो अंडाशय में कैंसर है, आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, जो लक्षण दिए उन्होंने डिटेक्ट लोग नहीं कर पाते बहुत बार, और वो कैंसर ब्लड वेसल से इस वेसल से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। जब वो पानी पेट में तैयार करता है, जब वो फेफड़े में पानी तैयार करता है, लीवर में फैल जाता है, फेफड़े में फैल जाता है, सर में फैल जाता है, तभी कुछ लक्षण दिखाते हैं। लेकिन तब देरी हो चुकी हो रहती है, पेशेंट स्टेज 3 में जाता है। तो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। तो स्टेज 1 मतलब पेशेंट ऑर्गन को सीमित है, स्टेज 2 मतलब कैंसर उस ऑर्गन के आसपास फैला हुआ है, मतलब अंडाशय में सीमित अगर है दैट इज स्टेज 1। अगर अंडाशय से आसपास चला जाता है नेबरिंग स्ट्रक्चर्स में, दैट इज स्टेज 2। थोड़ा सा और दूर चला जाता है स्टेज 3, और पूरे बॉडी में फैल जाता है, या कौन सा भी अदर ऑर्गन, डिस्टेंट ऑर्गन आपको इन्वॉल्व कर देता है। समझो अंडाशय में कैंसर है, उसने लंग्स इन्वॉल्व कर लिया, ब्रेन इन्वॉल्व कर दिया, पेट में पानी भर गया, दैट इज कॉल्ड स्टेज 4। ये कैंसर की जनरली स्टेज 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। इसमें मैम स्टेज 1, 2 में 100% क्यूर है, लगभग 99 to 100% क्यूर है। अगर अंडाशय के स्टेज 1 और 2 में पाया जाता है, हम 30% पेशेंट हम डिटेक्ट कर पाते हैं इस स्टेजेस में। अगर वो पाया जाता है तो हम उसको 99 to 100% क्यूर दे सकते हैं, और उसको उन लोगों को उनकी अगर फैमिली कंप्लीट है तो हम गर्भाशय पूरा निकालेंगे, अंडाशय निकाल देंगे और पूरा और ओमेंटम निकाल देंगे, तो उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, पेशेंट क्योर हो जाता है स्टेज 1 और 2 में। स्टेज 3 और 4 में क्या हो जाता है, पेशेंट कैंसर थोड़ा सा आसपास फैला हुआ रहता है, तो इस फैलने के कारण कैंसर फैलने के कारण क्या हो जाता है, तो उसको पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना हमारा काम रहता है, क्योंकि क्योर नहीं कर पाते। अगर हम अंडाशय निकाल देते, गर्भाशय निकाल देते, लेकिन वो तो फैला हुआ है, कुछ खास फायदा नहीं होगा, तब हमें पेशेंट को काउंसिल करके सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं, कहा किस जगह फैला हुआ है, उसको पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, और पेशेंट का लाइफ एक्सपेंसी, लाइफ स्टाइल्स मॉडिफिकेशन किया जाता है, सर्टन फिजियोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है, डाइट मैनेजमेंट दिया जाता है, और पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। लगभग 10 या 15 साल लाइफ एक्सपेक्टेड रहती है अगर पेशेंट प्रॉपरली ट्रीटमेंट चालू करता है। हर 21 डेज को हम कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, और हर 21 डेज को कीमोथेरेपी दी जाती है। ऐसे 3 to 6 साइकिल्स हम रिपीट करते हैं, और पेशेंट को बहुत सारा राहत मिल जाता है। ऐसे 2 प्रकार के ट्रीटमेंट है, 4 स्टेजेस। 1 और 2 में सर्जरी बेस्ट है, और कीमोथेरेपी अगर जरूरत पड़ती है, सर्जरी के बाद हम जो हमने गर्भाशय वगैरह निकाला वो टेस्टिंग के लिए भेजते, उसके टेस्टिंग का रिपोर्ट आने पर, दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसका रिपोर्ट आने पर फर्दर पेशेंट को जरूरत है कीमोथेरेपी की या नहीं है, वो डिसाइड हो जाता है। ये कैंसर कीमोथेरेपी को सेंसिटिव कैंसर है, तो सेंसिटिव हो जाते हैं कैंसर, और अच्छा प्रोग्नोसिस इन लोगों में पाया जाता है। स्टेज 3 और 4 में हम सिर्फ कीमोथेरेपी देके पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं, और पेशेंट के लिए फायदे का रहता है। ये 4 स्टेजेस मुझे लगता है ऑडियंस को समझ में आ गया। देन स्टेज 1 है, स्टेज 1 लिमिटेड टू द ovary, stage 2 it is spreading to the surrounding organ, stage 3 it has spread to the uterus, and it is spreading to the blood vessels, lymphatic, और स्टेज 4 है, ये लीवर फेफड़े में आ गया है, या अगर पेट में पानी हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है, हम स्टेज 4 में उसको पकड़ लेते हैं। ओके, डायग्नोसिस कैसे करें? बहुत बार हमें पेशेंट पूछते हैं कि इस कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस करने के लिए लगभग 25 to 30 टाइप्स ओवरियन कैंसर के होते हैं, अंडाशय कैंसर के होते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, अगर डॉक्टर के पास आप ये मैंने जो लक्षण बताए, अगर लक्षण होते हैं तो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करना जरूरी है, उसको निगलेक्ट ना करें, और डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट रहती है, हर जगह अवेलेबल है,
तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट कर की जाती है और डॉक्टर कुछ 2 या 3 ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, उसमें CA-125 करके टेस्ट है, वो बहुत कॉमन है। देन अल्फा फेटोप्रोटीन, LDH, CA-19.9, ये जो टेस्ट डॉक्टर कर लेते हैं उससे हमें ओवरी कैंसर है कि नहीं उसके बारे में पता चलता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये 2 टेस्ट करना जरूरी है। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये एडवांस स्टेज में है कैंसर, डॉक्टर कोलोनोस्कोपी कर सकता है और डॉक्टर को प्रूव करने के लिए जो पेट का पानी है वो हम एस्पिरेट करके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर फेफड़े में कुछ पानी है, ऐसा लग रहा है डॉक्टर को शक आ रहा है, तो चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं। और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो हम CT स्कैन पेशेंट का करा लेते हैं। MRI तो सबसे बेहतर है, MRI भी पेशेंट को बोल सकते हैं। बहुत बार ओरियन कैंसर का प्राइमरी इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन से भी स्प्रेड होता है या ओरी का इंटेस्टाइन में जा सकता है, इसलिए हम एंडोस्कोपी पेशेंट का परफॉर्म कर लेते हैं। सो बेसिकली अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट करना बहुत जरुरी आहे। तर अंडाशयाचं कॅन्सरचं निदान करण्यासाठी रक्ताची 2 ते 3 तपासण्या आहेत म्हटलं, त्या करणं जरुरी आहे आणि एक सोनोग्राफी टेस्ट, ह्या सिंपल टेस्ट कुठेही अवेलेबल आहेत, आपण कुठेही करू शकतो म्हटलं। तर याची पेशंटनी काळजी घ्यावी, याची आपल्या ऑडियन्सनी काळजी घ्यावी म्हटलं, ठीक आहे। आणि कॅन्सरच्या 4 स्टेज असं मी सांगितल्या, थोडंसं मराठीतही सांगतो। स्टेज 1, 2, 3, 4 अंडाशयाला असेल तर स्टेज 1, स्टेज 2 अंडाशयाच्या थोडंसं बाहेर आलेला असतो, स्टेज 3 म्हणजे थोडंसं आसपास गेलेला असतो अंडाशयाच्या, आणि स्टेज 4 म्हणजे दूरच्या अवयवांपर्यंत पसरलेला असतो, फुफ्फुसामध्ये, पोटामध्ये, लिव्हरमध्ये, किडनीमध्ये गेलेला असतो, स्टेज 4। स्टेज 1 आणि 2 साठी सर्जरी केली जाते, जवळपास पेशंट 99 ते 100% बरा होऊ शकतो। आणि स्टेज 3 आणि 4 मध्ये पेशंटला आम्ही किमोथेरपी देतो, सर्जरी काही केसेसमध्ये करतो आणि यामुळं पेशंटचं आयुष्य वाढतं, 10 ते 15 वर्ष किमोथेरपी आयुष्य वाढू शकतं। आणि किमोथेरपी जेव्हा पेशंट का जे चालू असते तेव्हा पेशंटला थोडेसे साईड इफेक्ट टेम्पररी होतात, केस जाणे, जेवण गोड न लागणे, कसरी होणे, कायम उलटी, मळमळ, कायम झोप न येणे, अशा काही गोष्टी घडतात। पण त्या पेशंटला मी सांगू इच्छितो ह्या टेम्पररी गोष्टी आहेत म्हटलं। आता नवीन प्रकारच्या किमोथेरपी आलेल्या आहे, त्या किमोथेरपीमुळं इतकं सुंदर असं पेशंटची मॅनेजमेंट होते, साइड इफेक्ट फारच कमी आहेत, दुर्मिळ साइड इफेक्ट त्या किमोथेरपीचे आहेत। तो ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट, मी आता ट्रीटमेंट बद्दलही बोललो थोडं शॉर्टमध्ये। ट्रीटमेंटचे आपल्याकडे 4 ऑप्शन आहेत, सर्जरी, किमोथेरपी, सर्जरी कॉम्बिनेशन आम्ही करतो बऱ्याच वेळा, सर्जरी किमोथेरपीचं आणि रेडिएशन किंवा लाईट असं आपण म्हणतो म्हटलं। तर ऑपरेशनमध्ये स्टेज 1 आणि 2च्या कॅन्सरला जर लवकर डिटेक्ट झाला तर आपण ऑपरेशन सजेस्ट करतो, हम उनको ऑपरेशन सजेस्ट करते। स्टेज 2 आहे किमोथेरपीची। किमोथेरपीसाठी जनरली 3 आणि 4 स्टेजमध्ये पेशंट असेल तर त्यांना आम्ही किमोथेरपी सजेस्ट करतो। 3 ते 6 सायकल्स किमोथेरपीचे, 6 सायकल्स म्हणजे कसं की दर 21 दिवसाला एक किमोथेरपी दिली जाते, असं 3 ते 6 वेळेस पेशंट केलं जातं। एक दिवस पेशंटला ॲडमिट केलं जातं, 21 दिवसाला पेशंट ॲडमिट केलं जातं, किमोथेरपी दिली जाते, परत पुढच्या 21 दिवसांनी बोलवलं जातं। त्यामध्ये पेशंटचे काही ब्लड टेस्ट केलं जातं, पेशंटचं मॉनिटरिंग केलं जातं, हे केलं जातं, ते केलं जातं, त्याला किमोथेरपी असं म्हणतात। जो किमोथेरपी है जो हाई पावर मेडिसिन जो रहता है, जो पेशेंट को दी जाती है कीमोथेरेपी के लिए, हर 21 डेज को हम पेशेंट को बुलाते हैं और हर 21 डेज में पेशेंट को मॉनिटरिंग की जाती है। और ऐसे हर 21 डेज को सिंगल डे पेशेंट को एडमिट रहने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल डे ओपीडी बेसिस, सुबह पेशेंट 10 बजे आता है तो 3-4 बजे तक घर जाता है, डोज दी जाती है। इसके दौरान पेशेंट के बाल भी झड़ सकते हैं, पेशेंट को उल्टी हो सकती है, मलमल हो सकती है, खाना कम हो जाता है, पेशेंट की नींद खराब हो जाती है, नींद नहीं आती पेशेंट को, हमेशा की शिकायत है। पेशेंट ऐसा अनसर्टन फील करता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल अपसेट भी होता है पेशेंट को, लेकिन हम काउंसिल करते हैं, हमारी काउंसलर काउंसिल करती है। और अभी साइड इफेक्ट लेस कीमोथेरेपी मॉडर्न इरा में 21st सेंचुरी में अवेलेबल है। सो बहुत सारी रिसर्च हो चुका है, तो रिसर्च के अनुसार कीमोथेरेपी दी जाती है और साइड इफेक्ट लेस हम कीमोथेरेपी पाया जाता है। पर कुछ लोगों में मैंने बोला ना, ऐसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट होना बहुत दुर्मिल है। कुछ स्टेज 3 एंड 4 पेशेंट को सर्जरी और कीमोथेरेपी हम सजेस्ट करते हैं। 3 और 4 में जनरली कैंसर आसपास फैला हुआ होता है, तो पहले 3 साइकिल हम कीमोथेरेपी देते, बाद में सर्जरी करते हैं, पहले सर्जरी करते हैं या बाद में भी कीमोथेरेपी दे सकते हैं। हम इंडिविजुअल प्रायोरिटी पेशेंट की क्या है, असेसमेंट के बाद उसको और कुछ फैक्टर है, जैसे पेशियों का कम ज़्यादा होना, हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, सिटी स्कैन किया जाता है, और कुछ स्प्रेड हुआ है, पेशेंट की डिबिलिटी क्या है, एज क्या है, पेशेंट की टॉलरेबिलिटी कितनी है, ये सारा फैक्टर हम कंसिडर करके पेशेंट को सर्जरी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन हम एडवाइस करते हैं। 4th वन, अगर आपका बोन में मेट्स है, देन हड्डियों में पे कैंसर गया है, स्किन में गया है,
कुछ ऐसी जगह है बॉडी में जहाँ अगर कैंसर फैला हुआ है तो हम रेडिएशन एडवाइस करते हैं पेशेंट को। रेडिएशन मतलब क्या रहता है कि रेडिएशन मतलब रेज रहते हैं, जैसे हम एक्स रेज बोलते हैं, उसी तरह कुछ रेज का इन्फिल्ट्रेशन ऊपर किया जाता है, ट्यूमर पे किया जाता है, और रेज का ये किए जाने पे कैंसर की जो ग्रोथ क्षमता है कम हो जाती है और कैंसर जगह पे ट्यूमर स्टैटिक हो जाता है। तो रेडिएशन का ये मतलब होता है। जनरल रेडिएशन हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक हफ्ते में 5 दिन देते हैं। एक 10 या 15 मिनट में रेडिएशन खत्म होता है, और ऐसे लगभग हफ्ते में 5 डोसेस, ऐसे 33 डोसेस हम कंप्लीट करते हैं। अगर बहुत कम लोगों में ओवरी कैंसर में हमें रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, जिनका अगर बोन को स्प्रेड है कैंसर का, हड्डी को गया है, स्किन को गया है, कुछ ऐसी जगह गया है जहाँ पे हम रेडिएशन दे सकते हैं, उस पर किया जाता है। या 4 प्रकारे कॅन्सरची ट्रीटमेंट केली जाते, त्या सर्वांच्या पेशंटच्या लक्षात आलं असेल। त्यामुळं अर्ली डिटेक्शन, लवकर निदान होणं कॅन्सरचं खूप जरुरी आहे। त्यासाठी आमचं हॉस्पिटल गावोगाव जाऊन कॅम्प्स कंडक्ट करतं, फ्री कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प्स कंडक्ट करतं। आतापर्यंत 236 कॅम्प्स आम्ही आतापर्यंत दिलेले आहेत म्हटलं, आणि कंटिन्युअस आमचं काम चालू आहे। आमचं साईधाम कॅन्सर हॉस्पिटल इथे आहे म्हटलं, राहुरी येथे, जिल्हा अहमदनगर येथे कंटिन्युअस काम चालू आहे। आतापर्यंत 1600 लोकांच्या शस्त्रक्रिया आम्ही केलेल्या आहेत म्हटलं, महात्मा गांधी जीवनदायी योजनेतनं। आणि लोक ग्रामीण भागातले येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आमची टीम ग्रामीण भागात जाते, कॅन्सर फ्री कॅन्सर चेकअप करते, अवेअरनेस करते, आणि त्यातून ते काय पॉझिटिव्ह पेशंट सापडतील आम्ही तिथे ट्रीटमेंट करतो म्हटलं। आमचं 30 खाटाचं साईधाम कॅन्सर चॅरिटेबल हॉस्पिटल इथे आहे, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, शिर्डी साईबाबांच्या जवळ आहे म्हटलं। चालेल, ट्रीटमेंटबद्दल मी सांगितलं। त्यानंतर कीमोथेरेपीच्या साइड इफेक्ट बद्दल थोड़ंसं बोलतो मी। कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट में पेशेंट को लूज मोशन होना बहुत ही कॉमन है, और मलमल और उल्टी, अजीब सा फील होना और उल्टी, तो ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है। तो थोड़ा सा हाई पावर मेडिसिन होने के कारण थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, मैनेजेबल है, हम लोग मैनेज करते हैं। अदर दवा भी उनके साथ देते हैं। लूज मोशन भी हो जाता है कुछ लोगों को, हमने देखा है। तो लूज मोशन के लिए भी हम उनको ORS का पाउडर, लिक्विड पाउडर लेने के लिए बोलते हैं। हेयर लॉस बहुत ही कॉमन सिम्टम है। हेयर लॉस के कारण, हेयर लॉस बहुत ही कॉमन कीमोथेरेपी में पाया जाता है। हेयर लॉस, आपके बाल, आप हेयर लॉस अगर हो जाता है तो आप जो ये आते हैं डुप्लीकेट बाल आते हैं, बाल भी लगा सकते हैं, बहुत जगह अवेलेबल है। देन कुछ हफ्तों तक अगर आपका कीमोथेरेपी आज खत्म हुआ, एक 4-5 हफ्ते में आपको बाल आ जाते हैं, पहले से भी अच्छे बाल आ जाते हैं, तो हेयर लॉस अगर एक कॉमन साइड इफेक्ट है, तो हेयर लॉस होता है तो डरने की पेशेंट को बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद ऑटोमेटिक बाल आ जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कॉमन कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। जनरली लॉस ऑफ एपेटाइट होने के बाद हम पेशेंट को टॉनिक के दवाइयाँ देते, सिरप देते, इंजेक्शन देते, प्रोटीन पाउडर देते, और वो कवर करते। माउथ सोर्स एक कॉमन साइड इफेक्ट है पेशेंट का। माउथ सोर्स अगर हो जाता है पेशेंट को, तो हम उसको मल्टीविटामिन की टैबलेट देते हैं, कुछ जेल मुंह में लगाने के लिए पेशेंट को देते हैं। एनीमिया मतलब पेशेंट के सेल्स कम हो जाती है, पेशेंट का खून कम हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है कि पेशेंट की भूख कम हो जाती है, और कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट से सेल्स कम हो जाते हैं, उसको हम थोड़ा पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, उसके कारण पेशेंट को एनीमिया डेवलप हो जाए। लेकिन ये सारे लक्षण है बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं, और सब कुछ मैनेजेबल है। तो पेशेंट को डॉक्टर अगर कीमोथेरेपी बोलते हैं तो डरने वाली कुछ बात नहीं है, खास कुछ बात नहीं है। इमीडिएटली आप उनको मैनेज कर सकते हैं, और पेशेंट को एक 2-4 हफ्ते तक थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा टॉलरेट रखना पड़ेगा, भगवान में विश्वास रखना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो कैंसर पे हम लोग कैंसर को फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ये जो साइड इफेक्ट है, माइल्ड साइड इफेक्ट है, तो मैनेजेबल है, डॉक्टर अच्छे से मेडिसिन भी दे देते हैं और मैनेज हो जाता है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन हम कैसे करें, ये बहुत बार हमें पेशेंट पूछते हैं। हम जो कम्युनिटी कैंप्स लगाते हैं उसमें भी मेंशन रहता है। कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन का मैं आई मस्ट कांग्रेचुलेट CEO, प्रेसिडेंट एंड ऑल मैनेजिंग ट्रस्टीज of the Cancer Aid and Research Foundation. They are doing the great effort to spread the awareness about cancer and early detection of cancer. So I must hand those people first. It's a really a godly job they are doing. I'm very much impressed about this foundation's work in the Bombay, and I feel myself fortunate to be associated with this foundation.
And if foundation gives me opportunity, I will provide many more lectures for the cancer and make this topic very lucid to understand. And this way we can fight cancer very cautiously, easily, and will make the patient very comfortable, and patient should live a very healthy, comfortable and spiritual life. तो अर्ली डिटेक्शन में हमें ब्लड टेस्ट, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, पेल्विक एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ करनी है। मैंने कहा जनरली अभी पहले भी बताया और फिर एक बार रिपीट करता हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हल्का सा पेल्विक एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेडीज अटेंडेंट। ये हल्का एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डॉक्टर को एग्जामिनेशन करने के बाद ही समझ में आती है। तो डॉक्टर को कुछ डाउटफुल लगता है कैंसर के बारे में, कैंसर हो सकता है या कुछ लगता है, तो डॉक्टर इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड के लिए चिट्ठी देते हैं। अल्ट्रासाउंड इमीडिएटली रेडियोलॉजी डॉक्टर का भी इमेजिंग सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, कर लेते हैं। तो हम ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट हम कर लेते हैं और एक घंटे में वगैरह इमीडिएटली रिपोर्ट आ जाते हैं ब्लड टेस्ट के, अल्ट्रासाउंड का इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाता है। तो पेशेंट को हम आगे के बारे में, अगर ओवरिन कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है तो उनको बोल देते कि ऐसा ऐसा है, आगे हमें ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। ये पेशेंट हम अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, स्टेजिंग बताते हैं कैंसर का, और कैंसर कैसे क्योर किया जाए ये हमें बताते हैं और आगे ट्रीटमेंट प्रोसीड करते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट करना जरूरी है। मैंने वैसे भी कहा आपकी फैमिली में अगर कुछ हिस्ट्री है, एंडोमेट्रियल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, अंडाशय कैंसर, कुछ भी फीमेल कैंसर का हिस्ट्री है, तो आप डॉक्टर के पास जाके ईयरली आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और आप डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। यस, जनरली CA-120 में हम ब्लड में जांच कर लेते हैं और ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। सो एट द टाइम माय कंक्लूडिंग रिमार्क इज ovarian cancer is less common cancer. It is not silent. Early diagnosis may save the life. When the female will feel the nausea, vomiting, abdominal discomfort, bleeding per vaginum, non-basic backup, and then backache, anything such a symptom, she must consult the cancer surgeon also. If she is feeling backache, that is okay. She will go to orthopedic doctor. If she is abdominal pain, she will go to the gastroenterologist. That is also okay. But if there is also consultation needed for the ovarian cancer, ऐसा न होने के कारण बहुत सारे मॉडल्स, टीवी एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड स्टार्स, VIP पर्सनल्स, our patients, they are neglecting the ovarian cancer. हड्डी के डॉक्टर के पास बार बार जाते, पेट के डॉक्टर के पास बार बार जाते, लेकिन आपको गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन को एक बार दिखाना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम आपको है तो। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ डिटेक्टिंग द कैंसर अर्ली स्टेज विल नॉट मिस. दॅट इज माय कन्सर्न. तर हा काळजीचा विषय. यापैकी कोणतेही लक्षण असतील, पोटात दुखत असेल, उलटी, मळमळ, पाठीत दुखत असेल, तुम्हाला मासिक पाळीमध्ये जास्त ब्लिडिंग होत असेल, सारखं ओठीत दुखत असेल, तर डॉक्टरकडे जाऊन तुम्ही हाडाच्या डॉक्टरकडे जा, ठीक आहे, मी समजू शकतो, पण वारंवार हाडाच्या डॉक्टरकडे गेले तर हे निदान मिस होईल म्हटलं. पोटाच्या डॉक्टरकडे गेले पण एकदा कॅन्सर सर्जन किंवा स्त्रीरोग तज्ञांना दाखवणं खूप गरजेचं आहे म्हटलं. आणि आजकाल सोशल मीडियाद्वारे कॅन्सर एड अँड रिसर्च फाउंडेशनचे बरेचसे पॅम्पलेट फेसबुकवर येत असतात म्हटलं. त्यांचं पेज फॉलो करा म्हटलं. त्यांची वेबसाईट आहे. तर बरंचसं लिटरेचर, पेशंटला माहिती पुस्तिका, माहितीसाठी त्यांनी वेबसाइट टाकलेला है. तो मैक्सिमम लोगों फायदा घ्यावा म्हटलं. जो कैंसर एड रिसर्च फाउंडेशन जो काम कर रही है, उनका वेबसाइट, फेसबुक पेज, बहुत सारे जगह पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो आप पेशेंट अगर वो भी पढ़ सकता है, अर्ली डिटेक्ट कर सकता है. उनके अगर हम फेसबुक पेज फॉलो करें कैंसर एड रिसर्च फाउंडेशन का, तो बहुत सारे हम अवेयर हो जाएंगे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मालूमात हो जाएगी. और दैट इज़ नॉट ए इशू. हमारे सिंगल पेशेंट का इशू नहीं है. हमारे फैमिली मेम्बर्स, फैमिली के आसपास, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, इन लोगों में किसी में भी ये अगर लक्षण आ जाते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं. इफ वी आर अवेयर देन 100 पीपल्स आर अवेयर. गॉट इट ना. तो एक अगर पेशेंट को पता चलता है, एक कॉमन मैन या इंडियन सिटीजन को पता चलता है कि ओवरी कैंसर इस लक्षण है, ऐसे कारण हो सकते हैं, तो हम हमारे कॉन्टैक्ट सर्कल में 100 लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं. किसी में भी लक्षण पाया जाता है, इमीडिएटली हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जाइए. दैट इज वाई for the early detection, awareness is very important. Cancer surgeon is not available each and every places throughout India.
mainly the metro cities and big hospitals have the cancer surgeon. There is shortage of doctor, already shortage of doctors in India. So ये बात बहुत जरूरी है. सेकंड चीज, ओरिन कैंसर, एक ओरिन कैंसर का ड्रॉबैक है, ये नेचर का ड्रॉबैक है, that ओरिन कैंसर इज थॉट एज ए सिम्टम लेस डिसीज. बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि ओरिन कैंसर शुरुआत में सिम्टम नहीं देता. जनरली हमने देखा है कि बहुत कम कैंसर अर्ली स्टेज में सिम्टम देते हैं. अगर आपको ऑर्गन दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, तो वहाँ पे गांठ आ गया तो हम आइडेंटिफाई कर, लेकिन पेट के अंदर अगर गांठ आता है, कुछ आता है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. ऐसा ट्रू नहीं है. कौन सी भी बीमारी अगर बॉडी में चालू हो जाती है, वो लक्षण देती है. इट गिव्स सम अर्ली सिम्टम्स. It gives a feeling that something abnormal is happening in the body. Something pain is persistent. Instead of taking so much treatment from this doctor, those doctor, but something is abnormal. Patient is unable to recover. बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है. बार बार इसके पास जाते हैं, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा. तो बहुत बार ऐसा हो जाता है. और ये हो जाता है तो बहुत बार ऐसा पता चलता है कि आपको कैंसर सर्जन के पास जाके कुछ चीज़ें चेक करना जरूरी है. कैंसर की स्पेशलिटी है, ये जो बीमारी है उसकी स्पेशलिटी है कि अर्ली स्टेज में सिम्टम बहुत कम दिखाई देता है. तो हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है. अगर सिम्टम आते हैं तो लेट स्टेज भी हो सकता है. जनरली 70% कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्टेड. जनरली मैम 1200 to 1400 people daily dies in India due to cancer. That is agony of the cancer. Very simple disease but becomes aggressive in late stages. वैसे हमें मेरा ऑब्जर्वेशन 81% of the ovary cancer patient gives some symptoms before the diagnosis. These symptoms are ये इरिटेबल बोल सिंड्रोम है, प्रीमेनोपॉजल स्ट्रेस है, हाइपर एसिडिटी हुआ है, एसिड पेप्टिक रिफ्लक्स हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस है, गल ब्लैडर कोई इशू दिख रहा है, अदर बीमारियां है, ऐसा लगता है. 81% लोग हमें बोलते हैं कि हमें ऐसा ऐसा लगा था, ऐसे ऐसे सिम्टम लगे थे पहले कैंसर के. तो ये सिम्टम जो भी है आपको कॉशियसली विजिलेंट रह के कैच करना बहुत जरूरी है. नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक साइलेंस एंड एजुकेट एवरीवन एंड द वुमन यू लव. आपके आसपास हमारी बहनें हैं, माता है, सिस्टर्स है, वाइफ है, जो भी है. अगर those gents are watching this live session, they must be aware about this cancer also. They can also observe, not only for the woman, they can also observe. उनके घर में भी मैंने बताया माता है, वाइफ है, सिस्टर है, तो उनके लिए भी हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है. उनमें कुछ ऐसे सिम्टम पाए जाते तो हमें क्लू आना चाहिए टू सिम्टम. बहुत बार क्या होता है, हमने रूरल एरियाज में देखा, वुमेन्स bears the cancer, bears the disease for a long time before it explodes, before it goes in the late stages. So समय पे दिखाना बहुत जरूरी है. Early detection is a cure. So it's time for us to break the silence about the ovarian cancer and educate yourself and the woman you love. Yes. So thank you so much for the Cancer Aid and Research Foundation for giving me opportunity to talk few words about the ovarian cancer, and for that I must thank all those people. And any question audience want, I am ready to answer any question from audience, in any language, Marathi, Hindi, English, I can answer that. Yeah. Good afternoon. I got a message from Suresh Gupta sir. Good afternoon, ma'am. Gupta साहब, कुछ आप पूछना चाहते हैं? डॉक्टर मिस्टर वसीम से गुड आफ्टरनून. Supriya Dalvi ma'am, good afternoon. Milind Sakpal sir, good afternoon. Imran Khan, you can type the question if you want, sir. Yeah, immediately I will respond. Mr. Milind Sakpal has asked me, can ovarian cancer be felt during the pelvic examination? Yeah, doctor. उनको बहुत डॉक्टर को तजुर्बा चाहिए कैंसर का, and very few cases, 30 to 40% cases can be felt during the pelvic examination, but doctor can suggest further investigation. Now the ultrasound and blood test, all of that we can confirm anything by this test only. Faisal Sheikh, good afternoon. Then Suresh Gupta sir have asked, what is the effect of vitamin on the cancer patient? Sir, vitamin is a general immunity booster. Not only for the cancer patient, it is good for the all diseases. So if we can boost your immunity, and immunity is good for the corona patient also, viral disease also, anything. Immunity is the main thing for the any disease prevent body. अगर आपकी immunity अच्छी है तो वो disease body में entry नहीं करेगा. No sir. So Gupta साहब, stage 4 cancer is not curable. Is not curable.
We can increase the life of the patient, life expectancy of the patient can be increased. Gupta Saab, I have Suresh ji, how many chemotherapy cycles can be given to cancer patient? Sir, depends upon the patient age, tolerability, stage of cancer, histopathological examination of the patient. He has asked me कीमोथेरेपी साइकिल कैन बी वेरी फ्रॉम 3 से लेकर 12 तक आप कितना भी साइकिल पेशेंट को दे सकते हैं. यस, गुड आफ्टरनून अनिल टिबले साहब. दीपक मैम, गुड आफ्टरनून. What are side effect of radiation on cancer patient? So Gupta साहब, the साइड इफेक्ट रेडिएशन के क्या क्या है? जैसे हमने कहा उल्टी मलमल, स्किन आपका रफ हो जाना, देन नींद खराब होना, देन डिसेंट्री होना, इंडाइजेशन होना, हार्टबर्न होना. ये कैंसर के ये रेडिएशन के साइड इफेक्ट है डॉक्टर, कम लोगों में पाए जाते हैं लेकिन रिकवरेबल. अगर हम रेडिएशन बंद करते हैं 2-4 हफ्तों में वो कवर हो जाते हैं. या thank you, Dr. Mr. Suresh Gupta, sir. Thank you so much. Our next question, anyone, whatever. Kokila ma'am, thank you so much for your patiently hearing. Pallavi Sonenwa, what is best check to ovarian cancer? Ma'am, see, blood test CA125 and ultrasound examination is the best one. Are you hearing me? Pallavi ma'am, CA125 and ultrasound should be done. If you want to rule out the ovarian cancer, and please meet your family doctor, a gynecologist or cancer surgeon, whatever is there. Yeah. Any questions further? Yeah, any question further? Yeah. So our next session, Dr. Sangeeta Mudalia from Wadi Hospital, Bombay, Mumbai. She will be talking. She's oncologist, very senior doctor practicing at the Wadi Hospital, Mumbai. She will be talking about the care during and after cancer treatment. Very interesting topic. She will be talking on the 5th August at 2:30 p.m. Yes. So Dr. Sangeeta Mudalia from Wadi Hospital, she will be talking for the next session.